नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल तेरी जुल्फ़ के सर होने तक, जिसकी राइटर है इकरा सगीर अहमद, उसकी ये 32वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। अपनी बात जारी रखो। मेरी बेटी को ऐसी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत फराग दिल है। मेरी बेटी ऐसी बातों की परवाह नहीं करती है। वो उसकी निगाहों की चोरी पकड़कर शोखी से बोले, ओह सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं ये बता रहा था कि मम्मा की आरज़ू मुझसे पूरी ना हो सकी, और होती भी क्यों कर। हयात एक ऐसे ताल्लुक़ के साथ किस तरह वक्त गुजारा जा सकता है जिसका आपका दिल हम आहंग ना हो। अगर खाना मनपसंद ना हो तो मैं भूखा रहने को तरजीह देता हूँ, ज़बरदस्ती नहीं खाता। उसकी ये बात सुधा को बहुत कुछ बावर करा गई थी। ज़रूरी तो नहीं होता कि हर बात की वजाहत साफ़ व खरे लफ्ज़ों में की जाए। कभी पसंदीदगी और नापसंदीदगी का इजहार मुबहम अंदाज में भी कर दिया जाता है। ये तो असबर था कि वो उसके और उसकी माँ के लिए कभी भी पसंदीदा ना रही थी, जिसकी वजाहत उसने कर दी थी। मामू जान, मैं अंदर जाना चाहती हूँ, वो आहिस्तगी से बोली। मुनव्वर साहब ने उसको जाने की इजाज़त दे दी। बहुत बाहया और शर्मीली लड़की है। कभी सोफ़िया भी ऐसी हुआ करती थी। शुरू से मुझे उसका यही अंदाज़ अट्रैक्ट करता था। वो उसको पाने की खुशी में इस कदर मगन था कि बोलने के बाद अपनी बेबाकी का एहसास हुआ तो खजल सा होकर उनकी तरफ देखा, मगर वो शायद सुन ना सके थे, या सुनी अनसुनी करके किसी गहरी सोच में गुम हो गए थे। क्या हुआ? आपकी सोच में मुस्तगरिक हो गया ताजा? मैं सोच रहा हूँ अगर सुधा प्यारे मियाँ की हो जाती तो फिर क्या होता? पर क्यों मीर, मैं समझा नहीं आपकी बात। उनकी अधूरी बात पर वो ना समझ अंदाज में गोया हुआ। फिर आपका क्या होता बेटा? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोले, मुझे तो लग रहा है अल्लाह से तुम बेहद करीब हो, तभी सौदा तुमसे दूर होते हुए मौजूदाना तौर पर हमेशा के लिए तुम्हारी बना दी गई। उनके इंकशाफ पर इस तरह बैठा रह गया गोया सालों से चोरी करते चोर को रंगे हाथों चोरी करते पकड़ लिया गया। अरे इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे हो बेटा? कुछ देर कबल तक मैं प्यारे की दिल ही दिल में क्लास ले रहा था, मगर अब दुआ दे रहा हूँ। कल कुछ मुश्किलातों परेशानियों से हम गुजरे ज़रूर, लेकिन घर की खुशी घर में ही रह गई। सुधा को इतना चाहते थे और उसको जुदा करने में खुद ही सबसे आगे आगे थे। उनका लहजा हर किस्म के तन से पाकर मोहब्बत और शफकत से लबरेज था। जैद ने सोचा अब कुछ छुपाना उनको फ़रेब देने के मुतरादिफ होगा। तायाजान, आप ये भेद कैसे पा गए? ये वो सीक्रेट है जो मैंने खुद से भी छुपा कर रखा था। दरहकीकत ये मोहब्बत इम्पॉसिबल थी। मोहब्बत को मुमकिन और नामुमकिन जज्बे बनाते हैं। जज्बा जिस कदर पाकीज़ा खरा होगा, उसकी तासीर उतनी ही ताकतवर होगी कि अपने रास्ते में आने वाले पहाड़ों को भी रेजा रेजा करके बिखेर देगी। रहा सवाल, ये सीक्रेट मुझे कैसे मालूम हुआ? ये तुम्हारी आंखें कभी भी इतनी रोशन हो सच्चे मोतियों की मानी जगमगाती ना थी, और सुधा पर निगाह पड़ते ही जिस तरह तुम्हारे अंदर ज़िंदगी की रोशनी दमक उठी थी, ऐसी रोशनी हो ताबनाकी मैंने कभी भी तुम्हारे अंदर ना देखी थी। आपकी हर बात दुरुस्त है। आपकी बसीरत का मैं कायल हो गया हूँ। ये सच है, आज से कबल ज़िंदगी की खूबसूरती को मैंने देखा ही ना था। आपने पूछा उसको खुद से जुदा करने में क्यों पेश पेश था? वो मुअद्दिब लहजे में दिल की हकायतें सुनाने पर आमादा हो गया। आपको मालूम है, मम्मा ने हमेशा हमें सुधा और पुप्पो से दूर रखा। एक वक्त ऐसा था जो मम्मा कहती गई, मैं सच मानता गया, लेकिन वक्त कभी किसी के ताबे नहीं रहता। एक ना एक दिन सच्चाई और गलत बयानी को जाहिर कर देता है। दांस्ता उसने अपने माँ के झूठ को गलत बयानी कहा था कि माँ की इज्जत को भी मलहूज़ खातिर रखना मकसूद था। मुनव्वर साहब को उस पर फ़ख्र महसूस हुआ। फिर मालूम ही ना हो सका कब और कैसे ये मामला चुपके चुपके इतना मजबूत हो गया, और जब मुझे खबर हुई तो बहुत देर हो चुकी थी। मुझे मालूम था सुधा को पाना आसमान की वुसअतों में चमकते चांद की तलब के मुतरादिफ होगा। इधर मम्मा का इसरार था कि मैं उर्वा को अपनाने की हामी भर लूँ, इधर वो भी यही ख्वाहिश दिल में बसाए पागल हो रही थी। मम्मा के बढ़ते इसरार पर मैंने हमेशा के लिए मुल्क छोड़ने की धमकी दी थी। उर्वा को भी मैं कई मौक़ों पर साफ इनकार करता रहा था, जिसका बदला वो मुझ पर और सुधा पर घटिया इल्ज़ाम लगाकर ले चुकी थी। मैंने सोच लिया था ताहया शादी नहीं करूँगा और कभी किसी को भी भनक ना पड़ने दूंगा कि मैं सुधा को पसंद करता हूँ, क्योंकि मम्मा की दिल आज़ारी मुझे किसी तरह भी कबूल ना थी। दिल के तकाजे माँ की मोहब्बत पर हावी नहीं हो सकते। बेशक बेटा, माँ का मर्तबा बहुत आला, यहाँ तुम्हारी पकीज़ा मोहब्बत की जीत हुई है। मगर बेटा, दुनिया हमेशा प्यार की दुश्मन रही है। मुश्किलात का आगाज़ अब होगा। इमराना ने शायद जुनैद और उसकी दादी के दबाव में या मायदा के मुस्तकबिल की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, लेकिन जहाँ तक मैं इमराना की नेचर समझता हूँ, वो अपनी इस कुर्बानी को रायगा करने में देर नहीं लगाएगी। जी मैं खुद समझ नहीं पा रहा उन्होंने ये फ़ैसला किस तरह कर लिया। ये वो फ़ैसला जो दुनिया इधर की उधर हो जाने पर फिर भी मम्मी नहीं करने वाली थी। उसने दांस्ता उनकी दिल आज़ारी के बायस ये बताना मुनासिब न समझा कि वो रात से ही पछतावों का शिकार होने लगी थी, और उन्होंने जिस नफ़रत से कहा था कि ये शादी नहीं बर्बादी है, सारी रात वो उस लहजे और लफ्ज़ों के भंवर में डूबता और उभरता रहा था, यहाँ तक कि वह सुधा को पाने की खुशी भी बर्फ़ बन गई थी, जो अब उसको देख कर ही पिघली थी।
मैं अल्लाह जुल जलाल का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने तुम्हारे हक़ में बहुत अच्छा फ़ैसला किया और वो अपनी रहमत से इस फ़ैसले को बेहतरी अता करे। यहाँ तुम्हें भी बहुत साबित कदम रहना होगा। बेहद भारी ज़िम्मेदारियाँ तुम पर आयद हो गई हैं। इमराना के हर शर का मुकाबला तुम्हें बेहद फर्माबरदारी, रियो अताहत गुजारी से करना होगा। साथ साथ अपने निकाह के बंधन को भी बरकरार रखना होगा, जिसको तराज करने की हर मुमकिन सही की जाएगी। मम्मी एक बेहद बैड न्यूज़ है, इफ़रा ने तकरीबन भागते हुए आकर बदहवास लहजे में कहा। उसके अंदाज पर रिजवाना के साथ उर्वा भी चौंक कर उसे देखने लगी। अरे कौन सी क़यामत आ गई है जो इस कदर बदहवास हो रही हूँ? बस यूँ समझिए क़यामत ही आ गई है। वो उर्वा की तरफ देखकर कुछ इस अंदाज में गोया हुई कि उर्वा का दिल अजीब अंदाज में धड़क उठा। अब बोलोगी भी या सस्पेंस क्रिएट करती रहोगी? क्या बोलूँ, किस तरह सुनाऊँ ऐसी बैड न्यूज़? मेरी ज़बान ही साथ नहीं दे रही। देखो बहन की तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, टांग में ऐसी मोच आई है कि पेन की वजह से फीवर भी हो गया, और तुम हो कि असल बात बताने की बजाय पहेलियां बुझवा रही हो। क्या हुआ है, असल बात भी तो मालूम हो। रिजवाना तहम्मुल अमेज़ लहजे में गोया हुई। मम्मी मायदा की कॉल आई थी मेरे पास अभी। वो ये पूछ रही होंगी ना कि हम कल निकाह में क्यों शरीक नहीं हुए। अब उसको क्या मालूम कि हम तैयार होकर घर से निकल ही रहते कि उर्वा सैंडल की हील टूटने के बायस ऐसी गिरी के पाँव में मोच आ गई। और मम्मी ये बात नहीं है, बात कुछ और है। इफ़रा का चेहरा बता रहा है कि कोई सीरियस मैटर है। तुम बताओ इफ़रा क्या कह रही थी मायदा? उर्वा खिलाफ मामूल इफ़रा को संजीदा और परेशान देखकर भाप गई कि मायदा ने कोई बहुत ही असाबशल करने वाली खबर दी है। वो मायदा कह रही थी सौदा का निकाह जैद भाई से हो गया है। व्हाट? क्या बकवास कर रही हो तुम? उर्वा बेयकीनी से चिल्लाई। ये सच है, मायदा ने पूरी स्टोरी सुनाई है। नो नेवर, इम्पॉसिबल, जैद मेरा है, वो सिर्फ मेरा है। मायदा झूठ बोल रही है, जलती है वो मुझसे। ये कैसे हो सकता है? जैद मुझे हर्ट करके सौदा से शादी करे? उर्वा की समाअतों में गोया ब्लास्ट हुआ था। उसकी सोचने समझने की कुव्वतें मफलूज होकर रह गई थी। वो पागलों की मानिंद चीखने चिल्लाने लगी थी। उर्वा संभालो खुद को, पाँव में इतनी तकलीफ है पहले ही, और तुम। उनके बाकी मानदा अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। उर्वा ने जुनूनी अंदाज में साइड टेबल पर रखा सामान फेंकना शुरू कर दिया था, साथ साथ चीख भी रही थी। रिजवाना और इफ़रा उसको संभालने की कोशिश में हलकान हो रही थी। उर्वा मेरी बच्ची, ये क्या कर रही हो? सब्र करो, मुझे इमराना से तस्दीक तो कर लेने दो। ये बात सच भी है या नहीं? हो सकता है मायदा ने जोक किया हो। तुम तो जानती हो इमराना सुधा से कितनी नफरत करती है। बल्कि सुधा ही क्या, सोफिया की भी दुश्मन है वो। हर वक्त उसकी यही कोशिश होती है कि दोनों माँ बेटी को घर से कहीं दूर दफा कर दे। फिर किस तरह वो सुधा को बहू बनाने का फैसला कर सकती है? शायद वो उर्वा के साथ साथ खुद को भी ऐसी तफल तसल्लियों से बहला रही थी, मगर उर्वा के दिल की हालत कुछ और ही कह रही थी। धड़कनें आँख की लपेटें बन गई थी। किसी पर चैनो करार नहीं मिल रहा था। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी। इमराना आंटी को कॉल करके मालूम करें, मुमकिन है मायदा ने कोई गेम ही खेला हो। उर्वा की जुनूनी हालत ने इफ़रा के हवास भी गुम कर दिए थे। उसको ज़रा एहसास न था कि वो इस खबर का इतना बुरा असर लेगी। ये मायदा ने नहीं, जहद ने गेम खेला है। आप कुछ भी कह लें, लेकिन मेरा दिल कह रहा है वो अपनी चाहत को पाने में कामयाब हो चुका है। सुधा उसकी हो चुकी है, यही उसकी ख्वाहिश थी। तुम रो मत, मैं अभी इमरान से मालूम करती हूँ। तुम देखना किस तरह दूध का दूध और पानी का पानी होता है। वो जो दर्द के खौफ से ज़मीन पर पाँव नहीं टिका रही थी, अब जले पाँव की बिल्ली की मानिंद इधर से उधर चकरा रही थी। बिखरे बाल, बहते आंसू, उसको किसी पल चैन ना था, और उस बेचैनी में उस वक्त मज़ीद इजाफा हो गया जब इमराना ने कॉल रिसीव ना की थी। नानो क्या हुआ? चीखों की आवाज़ सुनकर वो वहाँ आई तो जहारा को खौफजदा अंदाज में आते देखकर इंचरा ने पूछा। सराज और बरखा मेरे रूम में फिर आ गया, और बरखा सराज से कह रही है मुझे खिड़की से बाहर फेंक दे, मुझे कहीं छुपा दो, वो मुझे खिड़की से बाहर फेंक देगा। इंचरा उनकी हालत देखकर हकदक रह गई। वो किसी बच्चे की मानिंद खौफ से कांपती उससे लिपट गई। उनके जिस्म पर कपकपाहट बड़ी वाज़ेह थी। चलो भाग चलो यहाँ से, वो यहाँ भी आ जाएंगे। उन्होंने इंचरा को मारे खौफ के बुरी तरह भींच लिया। उनकी ऐसी हालत देखकर वो खुद हक्का बक्का रह गई थी। न तसल्ली के लिए ज़बान हरकत कर सकी, न जिस्म ने कोई जुम्बिश की थी। नानी का नाकाबिले यकीन रूप उसके सामने था, जो निगाहों का धोखा महसूस हो रहा था। तुम सुन के क्यों नहीं रही हो मेरी बात? समझने की कोशिश करो, वो ख़तरनाक लोग हैं, यहाँ आ जाएंगे, हम सबको मार देंगे। वो उससे अलहदा होकर बाली से मुखातिब हुई, और बाली जो पहले भी उनकी ऐसी हालत देख चुकी थी, उनका हाथ पकड़कर इंचरा के कमरे में ले आई। इंचरा भी साथ ही थी। आप यहाँ आराम से सो जाइए, कोई नहीं आएगा मेरे रूम में। बाली डोर लॉक करने लगी तो वो उनके करीब बैठकर मोहब्बत से गोया हुई। यहाँ कोई नहीं आएगा, सराज और बरखा भी नहीं आएंगे। वो उसका हाथ पकड़कर मासूम अंदाज में इस्तफसार करने लगी। इंचरा की आंखों में जलन होने लगी। उसने बामुश्किल आंसुओं को जब्त किया। बोलो, तुम बोलती क्यों नहीं हो?
वो उस वक्त पहचान से भी महरूम थी। तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, मासी सराज और बरखा यहाँ नहीं आएंगी। आंसू जब्त करने से उसकी आवाज़ रंध गई थी। बाली ने उनके सर में उंगलियां फेरते हुए ऐसे ही कहा जैसे किसी बच्चे को बहलाया जाता है। तुम सच कह रही हो, वो यहाँ नहीं आएंगे। क्या तुम उनको मार कर भगा सकती हो? तुम उन दोनों को मार दोगी? उनकी अक्लो खुद से बारी गुफ्तगू इंचरा से बर्दाश्त नहीं हो सकी। वो बेआवाज़ मुंह फेर कर रो दी। जिस औरत को उसने मर्दों की मानित बहादुरियों जीदारी से जीते देखा था, डरो खौफ खुद जिनको छू कर नहीं गुजरा था, उनकी खौफ के मारे बचकाना हरकतों ने उनको ज़ारों कतार रोने पर मजबूर कर दिया था। इंशी, तुम तो मसाइल का हल निकाल लेती हो, अब तुम ही रो रही हो। अगर तुम यूँ रोओगी फिर मैं क्या करूँगी? उनके सोने के बाद बाली उसके पास आई, जो उस कमरे से मलहका कमरे में आकर रो रही थी। नानी की कंडीशन देखिए तुमने, सबको डराने वाली आज खुद ही डर का शिकार हो गई हैं। कैसा खौफ, कैसा डर है उनकी आंखों में। लगता है मेंटली कंडीशन बहुत अपसेट हो गई, वो हमें पहचान नहीं रही हैं। पहले तुम चुप तो हो, मासी की दीवानगी से ज़्यादा मुझे तुम्हारे आंसू दहशत ज़दा कर रहे हैं। बाली टिश्यू से उसके आंसू साफ करने लगी। तुम नवेरा आंटी को फ़ोन करो और बताओ नानी की तबीयत के मुतालिक, फिर हम वही करेंगे जो वो हमें कहेंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है। इमराना हस्बे आदत दिन चढ़े सोकर उठी और जहनी तौर पर बेदार होते उन्हें ये ख्याल कूड़े की माने लगा कि रात क्या हुआ था। ये ख्याल आते वो दोनों हाथों से सर पकड़ कर बैठ गई। माहिदा की बातों में आकर मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। जहद को अपने हाथों से उस लड़की को सौंप दिया। अब वो उसको मेरे खिलाफ कर देगी, मुझसे दूर हो जाएगा। वो जो माँ को देख कर जीता है फिर माँ को देखना भी पसंद नहीं करेगा। सुधा और सोफिया का हो जाएगा। आह, अरे मम्मा क्या हुआ? तबीयत कैसी है आपकी? सर पकड़ कर क्यों बैठी हैं? उसी दम मायदा वहाँ आई, उनको सर पकड़े बैठे देखकर फिक्रमंदी से बोली, किस बात का बदला लिया है तुमने मायदा? तुम्हें पैदा करने का, तुम्हारी जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी करने का, या तुम्हारी गलतियों को छुपाने का जो तुमने एक नापसंदीदा तरीन लड़की को मेरी बहू बनाने पर मजबूर कर दिया? ये कैसी बातें कर रही हैं मम्मा? मेरी किन हरकतों के आप ताने दे रही हैं? क्या किया है मैंने? सुधा से नफरत करना छोड़ दें आप अब। वो भी उनकी ही बेटी थी, सो उन्हीं के अंदाज में कहा, मोहब्बत करने का ठेका तुमने लिया है, तुम ही करो, मुझे माफ़ करो, वही बेहतर है। अल्लाह मम्मी, क्या हो गया आपको? किस तरह की बात कर रही हैं? बेदार हो गई मम्मी आप। गुड आफ्टरनून। माँ ज़ैद की वहाँ आमद हुई। जाग गई। देख लो, पूत के पाँव पालने से ही दिखाई देते हैं। रोज़ाना मेरे जागने से कबल ही वो बेड टी लेकर आती थी और आज मुझे जागे कितनी देर हो गई है। सुधा का पता है ना बेड टी का? उन्होंने ज़ैद को देखते मुँह बनाकर कहा, पहले आप मुझसे तो मालूम कर लें, भाई को शिकायत बाद में लगाइएगा। सॉरी सुधा भाभी आपके लिए चाय लाई थी मगर आप सो रही थी। मैंने कह दिया वो कुछ देर बाद ले आएँ। मैंने कॉल कर दिए, वो ला रही होंगी। भाई को देखकर मायदा ने मूड अच्छा कर लिया था, लेकिन इमराना के चेहरे के जाविये मज़ीद बिगड़ते चले गए। मूड बुरी तरह उफता। ओह, तुम बहुत चमचागिरी कर रही हो ख्वामखाही। ख्वामखा क्यों? इकलौते भाई और इकलौती भाभी हैं मेरी। ये आने वाला वक्त ही बतलाएगा वो किस तरह इकलौती रहती है। वो दिल ही दिल में बुड़बड़ा कर रह गई। उसी दम सुधा चाय ले आई और वहाँ जैद को देखकर लम्हे भर को ठटकी। आ जाओ बस, बंद करो ये अदाकारी, बड़ी नेक परवीन बनने की। वो सुधा को घूरकर तंजिया लहजे में बोली। वो पहले ही हरासा थी, रही से कसर उनके खूनख्वार मूड ने पूरी कर दी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती उनके करीब आई और मद्दबाना अंदाज में चाय का मग उन्हें दिया। अभी वो चाय देकर पलटी थी कि उनकी धाड़ पर घबरा कर मुड़ी। ये चाय है या अपना मुंह धोकर लाई हो? शिद्दत इश्तियाल से चीखते उन्होंने भाप उड़ाता मग सुधा के चेहरे की तरफ उछाल दिया और कमरा सुधा की चीख से गूंज उठा था। मैंने पूजा है तुझे, तेरी इबादत की है, तुझको चाहा है सनम, तुझसे मोहब्बत की है। तू अगर भूल भी जाए तो चलो यूं ही सही, मैं ना भूलूंगा कभी, मैंने मोहब्बत की है। इमराना ने पुरतैश अंदाज में भाप उड़ाती चाय का मग सीधा सुधा के चेहरे पर फेंका। तुम्हारे खौफ के सुधा की चीख निकल गई और कबल इसके के चाय उसके चेहरे को झुलसाती। जहर जो माँ के इरादे को भांप गया था, उसने सरत से आगे बढ़कर अपना हाथ आगे कर दिया था। भाई, पूरी चाय उसके हाथ पर गिर जाती है। कांच का मग कारपेट पर गिरकर दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। कुछ छींटे उड़कर सुधा के चेहरे और गर्दन पर भी आती है, जबकि मायदा घबराकर भाई की तरफ देखती, गो कि वो खामोश खड़ा रहता है, मगर मायदा को उसकी तकलीफ का पूरा एहसास था। वो भागकर वॉशरूम से टूथपेस्ट ले आती है कि फौरी तौर पर यही ट्रीटमेंट दस्तयाब था। कमरे के माहौल में एकदम सन्नाटा छा जाता है। सुधा जो पहले ही ज़हनी खलफशार का शिकार थी और ये डर उस पर वहम बनकर सवार था कि अब इस नई सूरत हाल में इमराना का रवैया उसके साथ किस नोयत का होगा। वो किस तरह उसको बहू की सूरत में बर्दाश्त करेगी। और उनकी नई कार्रवाई और ताज़ा सलूक ने बावर करा दिया था कि वो उनके लिए पहले से भी ज़्यादा नापसंदीदा तरीन हस्ती बन चुकी है। आप जाइए यहाँ से, मम्मा भी बहुत गुस्से में है।
वाहिदा ने करीब आकर उसके घबराए हुए चेहरे और गर्दन का जायजा लेते हुए आहिस्तगी से कहा। चाय की चींटों ने लम्हे भर को जलन का एहसास दिलाया था, फिर वो जलन मासूम हो गई थी, मगर वो जानती थी जैद के हाथ की जलन जल्द ख़त्म होने वाली ना थी। उसने उसे तकलीफ से बचा लिया था, लेकिन खुद तकलीफ का शिकार होकर भी जाहिर नहीं कर रहा था। वाहिदा के कहने पर वो वहाँ से चली गई थी। वाह भाई वाह, इतनी मोहब्बत, इतना ख्याल के चाय अपने हाथ से रोक ली, इतनी चाह और इस कदर केयरिंग। 3 लफ्ज़ों कबूल है कबूल है कबूल है से तो नहीं आई। ये मोहब्बत का ख़जाना तो अरसा दराज से कहीं रपोश था। क्यों सच कह रही हूँ ना मैं। इमराना जो बेटे की हमायत पर दम व खुद खड़ी थी, एकदम ही जहर खल लहजे में गोया हुई, किसी भी मलाल से आरी अंदाज था उनका। सुधा की जगह कोई भी होता मेरा रद्द अमल यही होता मम्मा। झुलसे हुए हाथ की शदीद तर होती तकलीफ को बर्दाश्त करता उसने कहा। मुझे बेवकूफ़ मत समझो, सब जानती हूँ मैं। तुम्हारे बाप ने भी मुझसे बेवफाई की थी और तुमने भी साबित कर दिया कि सांप की औलाद सिर्फ सांप ही होती है। उसने मेरे एतमाद को डसा और तुमने भी। गलत बात मत करें मम्मा, भाई ने निकाह आपकी मर्जी से किया, फिर आप भाई को इल्ज़ाम क्यों दे रही हैं? और आप कब तक डैडी की बेवफाई का ढंडोरा पीटती रहेंगी? डैडी की सेकंड वाइफ को देखने के बाद मेरी सारी नाराज़गी और खफगी दूर हो गई है, क्योंकि उस औरत को देखकर लगता है डैडी ने उससे मोहब्बत में नहीं, किसी मजबूरी में शादी की होगी। हाँ, तुम भी सांप होने का सबूत दो। सारी आग असल में ये तुम्हारी ही लगाई हुई है। ना तुम मुझे खुदकुशी की धमकी देती, ना मैं जैद का निकाह इससे करने पर राज़ी होती। जुनैद ने करवाया ये सब। ड्राइवर मुराद लारेब के लिए एक बेहतरीन मुलाजिम साबित हो रहा था। उसकी चालाक तबीयत और तेज़ तरारी ने उस मौके पर उसे खबरदार कर दिया था जब वो नौफल से इंतकाम लेने के चक्कर में तनवीर के साथ मिलकर नौफल के कत्ल की प्लानिंग को अमली जामा पहना रहे थे। और एन उसी वक्त यूसुफ अपने सीक्रेट वर्कर्स को लेकर वहां पहुंचे थे और उनको गेट से अंदर आते बाहर मौजूद मुराद ने देख लिया था। फिर ना सिर्फ खुद को उसने छुपाया, बल्कि वो उनके अंदर पहुंचने से कबल लारेब को दूसरे रास्ते से बाहर बुलाकर वापस ले जा चुका था। लारेब उसकी जहानत के तोफैल बाल बाल बच गया था। वो महज ये सोचकर ही कांप उठा था कि अगर मुराद तायाजान को ना देख लेता और तायाजान अपने लाडले चहेते की मौत की मंसूबाबंदी करते, उसको उन दुश्मनों के साथ रंगे हाथों पकड़ लेते, तो फिर क्या हाल करते। उसके छुपने की कोई राह ही न बची थी। उनकी तरफ से दी जाने वाली सज़ा मौत तो ना होती, मगर यकीनन मौत से कम भी ना होती। घर पहुंचने पर वो शदीद बुखार की कैफियत में मुब्तला हो गया था। पैसे की ज़्यादती और बेखौफ आज़ादी ने उसको बेबाक और अयाश ज़रूर बना दिया था, मगर फितरतन वो एक बुज़दिल, कमज़ोर, डरपोक, लाउबाली नौजवान था जो सिर्फ कमज़ोर लोगों पर हावी हुआ करता था। मगर न नौफल के हम उम्र होने के बावजूद वो उससे इसलिए बराबरी ना कर पाता था कि वो स्ट्रॉन्ग और बेलचक किरदार का मालिक था। 2 दिन बाद बुखार के साथ साथ उसका खौफ और डर भी दूर हो गया था जब यूसुफ ने उससे बाज़ पुर्स करने की बजाय शफीक को प्यार भरे लहजे में उसकी अयादत की थी और उनको साबका अंदाज में ही गुफ्तगू करते देखकर उसकी जान में जान आई और वो समझ गया कि तनवीर और उसकी बीवी ने ज़बान नहीं खोली। आप कह रहे हैं उन्होंने ज़बान नहीं खोली? ये भी तो हो सकता है उन्हें बड़े साहब ने ज़बान खोलने का मौका ही ना दिया हो। उसकी बात सुनकर मुराद ने मुस्कुरा कर कहा। क्या कहना चाह रहे हो मुराद? वो चौंक कर बोला। छोटा मुंह बड़ी बात है साहब जी। उस दिन बड़े साहब के साथ जो लोग आए थे वो बड़े ख़तरनाक थे। ऊंचे, लंबे, मजबूत बॉडी वाले, बड़ा ख़तरनाक असला था उनके पास। वो आम लोग नहीं थे। होंगे किसी खुफिया सर्विस के लोग। ताया ने एक अरसा यहाँ वजारत की कुर्सी संभाली और यही वही बात कि शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर ही रहता है, उनका असर रसूख आज भी कायम है। शाहाना अंदाज में पिछली सीट पर बैठा उससे बातें कर रहा था। वहाँ उसकी निगाह फुटपाथ पर चलने वाली एक औरत पर पड़ी और उस औरत को मुराद भी देख चुका था। बैक मिरर से उसने इस्तजाबी अंदाज में लारेब को देखा और लारेब ने उससे कार रोकने का हुक्म दिया। वो औरत जहाँ आ रही है ना? लारेब को अपनी कुव्वत बसारत पर गोया शक गुजरा, क्योंकि उनके सामने जो औरत थी वो मेकअप से आ रही, बिखरे बाल और चप्पल से बेनियाज उस सर्द मौसम में ठंडे फुटपाथ पर चल रही थी। जी साहब, ये वही औरत है, मगर ये क्या हुआ इसे? मुराद भी हक्का बक्का रह गया था और लारेब के संग फुटपाथ पर चल दिया। जहारा उनसे आगे कुछ फासले पर चल रही थी। आंटी, आंटी! वो तेज तेज कदम बढ़ाता उनके करीब आकर पुकारने लगा। कौन हो तुम? उनकी आंखों में पहचान की जगह वहशत नजर आई। मैं लारेब हूँ। आपने ये क्या उलिया बनाया हुआ? इतनी सर्दी में आप बिना शॉल और शूज़ के बाहर क्यों घूम रही हैं? लारेब को समझ नहीं आ रहा था उन जैसी बेखौफ और नडर औरत को क्या हुआ है। वो देखो, सराज और बरखा मेरे पीछे आ रहे, वो मुझे मारना चाहते हैं। उन्होंने खौफजदा अंदाज में मुड़कर पीछे की तरफ इशारा किया और उनके साथ उन दोनों ने भी देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। कौन सराज और बरखा? वहाँ कोई भी नहीं है। तुम्हें नज़र नहीं आएंगे, वो किसी को भी नज़र नहीं आते, बाली और इंशी को भी नहीं, सिर्फ मेरे पीछे रहते, मुझे मारने के लिए, जान से मारना चाहते। मैं जहाँ जाती हूँ वहीं आ जाते।
सुधा गिरती पड़ती अपने कमरे में आकर बेड पर ढह गई। दिल में फूटने वाला चश्मा आंखों के जरिए बहने लगा। वो तकिया में मुँह छुपाकर बेतहाशा रोती चली गई। ये थी उसकी मुंह दिखाई रौनुमाई जो सास साहिबा की जानिब से दी गई थी। पहला वारी चेहरे पर किया था ताकि दागदार चेहरा वो किसी को दिखा ना सके। नसीब ने पहले ही स्याही मलने में कोई कसर न छोड़ी थी। बारात घर आने से कबल ही दूल्हा फरार हो गया था और उसके मुकद्दर पर स्याह रात छाती चली गई थी। फिर उस स्याह रात को जैद ने रोशनी बनकर निगल लिया था और हर सू उजाला बिखर गया था। मगर अब मालूम हुआ ये मांगे का दिया था, उधार का सौदा था, लब दम जलता चिराग था जिसकी रोशनी कभी भी किसी भी दम मासूम हो जाएगी। वो सिसक सिसक कर रो रही थी और वो रो रो कर सिसक रही थी। माँ किसी के हाथ का एहसास करके वो एकदम चुप हुई और बुरी तरह घबराई। डरो नहीं बेटी, मैं पानी लाई हूँ, लो पियो। बुआ की आवाज़ सुनकर वो उठकर बैठी और पानी पीने लगी। बुआ मैं तो डर ही गई थी कि मम्मी आ गई और मुझे रोते देखकर कितनी डिस्टर्ब हो जाएंगी। फिर मैं उन्हें रोने का क्या सबब बताऊंगी। वो कल तक जितनी दुखी थी आज उतनी ही खुश है। वो टेबल पर ग्लास रखकर आंसू साफ करते हुए गोया हुई। मैंने सब सुन लिया बेटी, तुम चाय लेकर गई तो मैं भी पीछे ही आ गई थी कि चलो पहला दिन है, इमराना बहू से नेक लूँगी कि रोज़ तो बेटी सुधा नंद की बेटी बनकर लाती थी। आज रिश्ता बदल गया, घर की बेटी घर की बहू बन गई और अपनी बहू के हाथों की बनी पहली बेटी पी रही हो। मुबारकबाद दूंगी। मगर बुआ भी शॉल से अपने आंसू पूंछने लगी। अगर जैद मियाँ बर वक्त हाथ आगे करके चाय का मग न गिराते तो इमराना बहू ने इस चांद चेहरे पर दाग डाल देने थे। नामालूम जैद भाई को कितनी तकलीफ हो रही होगी। सारी चाय उनके हाथ पर गिर गई थी। चाय भी बिल्कुल गर्म थी। है क्या पगला गई हो लड़की। बुआ पहले तो हैरत से उसे चश्मे के पीछे से घूरने लगी, फिर जोर जोर से हंसने लगी। जैद भाई, अरे बन्नो, निकाह के बाद भी जैद मियाँ को जैद भाई बोलोगी? लो हद हो गई। तुम तो बुद्धू की बुद्धि हुई रहना। आजकल लड़कियाँ पालनों से ढंग से निकलती नहीं है, मगर लड़कों से नैन मटक्का खूब आता है। एक तुम हो, खावंद को भाई कह रही हो। बुआ को गोया हंसी का दौरा पड़ गया। वो भी बुरी तरह झीम गई थी। अल्लाह तौबा है बुआ, आप इस तरह तो मेरा मजाक ना उड़ाइए ना। अब बोलोगी जैद मियाँ को भाई? बुआ अब पर शौक सवार हुई। मैंने जानबूझकर नहीं कहा, मेरी बचपन की आदत है। एक दिन में तब्दील तो नहीं होगी, वक्त लगेगा बदलने में। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन बेटी अब एहतियात बरतना अच्छा है। जी देखते हैं ये रिश्ता कितने दिन कायम रहता है। उसने सोचा। तुम परेशान मत हो, आज जो हुआ है मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। इंशी कहाँ हो तुम? भाली उसको पुकारती हुई वहाँ आई। क्या हुआ, इस कदर घबराई हुई क्यों? वो नानी की तबीयत फिर से ख़राब हो गई है क्या? इंशरा जो बाथरूम से बरामद होकर हेयर ड्रायर से बाल खुश कर रही थी, वाली को परेशान देखकर बोली, मासी घर में नहीं है। घर में नहीं है? ये क्या कह रही हो तुम? ड्रायर मशीन ऑफ करके रखते हुए परेशान लहजे में कहा और कमरे से निकल गई। मैंने बंगले का कोना कोना छान लिया है, वो कहीं भी नहीं है। हत्ता के छत पर भी नहीं देख आई हूँ, वो कहीं भी नहीं है। फिर वो कहाँ जाएंगी? आजकल वो घर से बाहर भी नहीं निकलती। एक हफ्ते से ज़ायद वक्त गुजरने के बाद भी जहारा के खौफ और डर में कमी के बजाय उल्टा इतना इजाफा हो चुका था कि अब वक्तन फवक्तन सराज और बरखा खौफनाक सूरतों के साथ उनको दिखाई देते थे। डॉक्टर के मशवरे पर उनका इलाज साइकेट्रिस्ट से हो रहा था, जिससे अभी कोई खातिर ख्वाह फाका नहीं हुआ था। उनकी इस हालत ने इधर उन दोनों को बुरी तरह डिस्टर्ब कर दिया था। उधर अमेरिका में नवेरा भी फिक्रमंद हो गई थी और उसकी कोशिश थी कि वो तीनों अमेरिका शिफ्ट हो जाए, जिस पर इंशरा बिल्कुल भी तैयार ना थी। वो उस दिन से ही उनसे कतई कलामी कर चुकी थी, जब उसके रो रो कर इसरार करने पर भी नवेरा ने माँ होते हुए एक बार भी उसे माँ बोलने का इख्तियार नहीं दिया था। वॉचमैन से मालूम किया तुमने? उसने बेचैनी से इस्तफसार किया। हाँ वो कह रहा है सारा दिन से वो गेट के पास ही है, मासी बाहर नहीं गई। उसने मेरे साथ लॉन का चप्पा चप्पा देख लिया। ये मुहिम सी उम्मीद भी दम तोड़ गई थी। वो सर पकड़ कर बैठ गई। ना घर में है ना बाहर है, फिर गई तो गई कहाँ? यही सोच सोच कर मैं पागल हो रही हूँ। वाली एक ख्याल बिजली की तरह कूदा और वो बेख्तियार पुकारी, तुमने बैरूनी गेट चेक किया? अमूमन नानी वो इस्तेमाल करती हैं। ओह वाकई ठीक कह रही हूँ मासी, वो गेट उसी वक्त इस्तेमाल करती हैं जब कोई काम खुफिया तरीके से करना होता है। वो दोनों तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ आए और वहाँ का खुला लॉक देखकर उनकी परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया। अब मासी को क्या खुफिया काम करना था? अभी तो वो खुद को भी फरामोश किए हुए हैं। कहाँ गई होंगी वो? ना मालूम कब गई होंगी। गलती हो गई जो मैं शावर लेने चली गई। वो अपने कमरे में आकर शूज़ पहनती हुई गोया हुई। तुम शावर लेने गई थी मगर मैं वहीं सो रही थी और तुम्हें मालूम है मेरी नींद इतनी कच्ची है कि मामूली सी आहट से जाग जाती हूँ। फिर नामालूम किस तरह मासी बेदार होकर चली गई और पता भी ना चला। उनको निकले अब ज़्यादा देर नहीं हुई। अभी शाम है, रात होने से पहले पहले हमें उनको लाजमी तलाश करना होगा। जितना वक्त गुजरेगा उतनी ही परेशानी बढ़ेगी। वाली ने भी फुर्ती से शॉल ओढ़ी थी।
हमरा और यूसुफ के दरमियान कायम होने वाली बदएतमादी और अना की दीवार गिरने की बजाय बुलंद होती जा रही थी। यूसुफ के माजी की लफ्ज़िश की जब तक तनहा ज़रका राजदार थी वो राज रहा था, और जब ये राज हमरा की सतही ज़हनियत तक पहुंचा तो चंद दिनों में ही घर के हर फर्द तक पहुंच गया था। मुंह दर मुंह किसी को भी तनकीद या नापसंदीदगी के इजहार की जरूरत न हुई थी। पीठ पीछे जितने मुंह उतनी बातें बनाई गई थी। अलबत्ता घर के दो फर्द नौफल और लारेब अपनी अपनी मसरूफियात की वजह से लाइल्म थे, और ना उनके इल्म में लाना किसी ने ज़रूरी समझा था। हमरा यूसुफ के साथ रहने को बिल्कुल भी राज़ी ना थी। ज़रका उनको समझा समझा कर थक गई थी। ज़रका, तुम अब दरमियान में ना आओ। बेहतर यही है, हमरा मुझसे नफ़रत करती है तो मेरे दिल में भी उसके लिए मोहब्बत की एक बूंद बाकी नहीं रही। वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती तो मुझे भी अब उसका साथ गवारा नहीं। वो कई दिनों से नाना की तकरार सुनकर गुस्से से कह उठे, यूसुफ साहब कैसी बातें कर रहे हैं, प्लीज़ कुछ अपनी इज्जत का ही ख्याल कर लें। इस उम्र में ये रुसवाई, कुछ तो ख्याल करें। वदांस्ता ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे ताकि पर्दों के दूसरी सिमत मौजूद हमरा सब कुछ बगौर आसानी सुन ले, और इसी ख्याल से ज़रका उनके इश्तियाल को ठंडा करने की गर्ज से समझा रही थी। किस इज्जत की बात करती हो ज़रका, किस रुसवाई के ख्याल से खौफजदा हो रही हो? उस औरत की तंग नज़री और खुदगर्जी ने एक जहाँ को बता दिया है कि मैं एक नाजायज़ बेटी का बाप हूँ। उनकी आवाज़ यकलख्त फट सी गई। रिलैक्स, हम बैठकर बात करते हैं। सेपरेशन किसी मसले का हल नहीं होता। ज़रका नरमी से बोलती उनकी तरफ बढ़ी। कुछ लोगों के लिए अलहदगी ही हर मसले का हल होता है, और मैं ऐसे किसी भी फ़र्द को बर्दाश्त नहीं करूँगी जो मेरी बेटी को बुरा समझे। ये मेरा दिल कहता है वो बहुत जल्द मुझे मिलेगी, और मैं अपनी बेटी के आम से कबल ही उसकी राह में आने वाले सारे कांटे निकाल फेंकूँगा। उन्होंने हमरा को सुनाने की खातिर अटल लहजे में कहा और वहाँ से दूर होते चले गए। ज़रका पीछे भी गई, मगर उनके जारहाना मिजाज को भांपते हुए वापस आ गई थी। आपी, देखिए आपने उस जलील आदमी की जलालत, किस बेशर्मी से अपनी नाजायज़ बेटी की फेवर कर रहा है। हमरा भी शोला बनी बाहर आ गई। शट योर माउथ हमरा, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता यूसुफ से इतनी बदतमीजी से पेश आने का। उनसे नाराज़ी बजा सही, मगर तुम्हें उनके खिलाफ इस तरह बोलना कतई जेब नहीं देता। अच्छा, वो सब करके भी मोतबर है और मेरा हक बात कहना बदतमीजी है। अमेजिंग। जिस आदमी को वक्त सज़ा दे रहा हो, ज़मीन ने जिसको सूली पर लटकाया हो, उसके लिए फिर कोई सज़ा यहाँ मायने नहीं रखती। खुद को क्यों हलकान कर रही हो? यूसुफ तुमसे माफ़िया मांग मांग कर थक गए हैं। वो अगर मर भी जाए तो मैं माफ़ करने वाली नहीं हूँ, वो अटल लहजे में कहकर चली गई, जबकि ज़रका खड़ी की खड़ी रह गई थी। हाथ में होने वाली जलन किसी हद तक कम हो गई थी, लेकिन दिल में पैदा होने वाली तड़प किसी सूरत कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मम्मा ने गुस्से में या खुद इस कहानी का ड्रॉप सीन कर दिया था जो उसको पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था। जिस आदत मम्मा दिल की भड़ास निकाल कर मुतमईन हो गई थी। मायदा के चेहरे का रंग माँ के पोल खोल देने पर तो मुतगैर हुआ था। उसने सिर्फ एक लम्हे को जैद के चेहरे पर तकलीफ दे कैफियत देखी थी और उनके लिए नाश्ता लाने का कहकर मंजर से गायब हो गई थी। वो अपने कमरे में आ गया था। माँ से कुछ पूछने की हिम्मत न हुई और आंखें मूंदे लेटा रहा। ज़हन दिमाग रेशम की लच्छों की मानिंद उलझ गए थे। कल और आज दिलो दिमाग आपस में रस्साकशी कर रहे थे। शाम सिरक कर रात में बदल गई थी। कमरा अंधेरे में डूब रहा था। उसे रोशनी की ज़रूरत ही महसूस न हुई कि अंदर बाहर यकसा समा था। जब इंसान के अंदर अंधेरे डेरे डाल लें, फिर बाहर की रोशनियाँ वहशत बन जाती हैं, अजनबी हो जाती है। माँ दरवाजे पर दस्तक हुई। वो उसी तरह लेटा रहा, बेहिस्सो हरकत। दस्तक दोबारा हुई और इस बार परमिशन की परवाह किए बिना कोई अंदर आ गया था। चल लम्हों में अंधेरे में डूबा कमरा रोशनियों से जगमगा गया था। भाई जैद भाई, आप ठीक है ना? मायदा की तफक्कुर भरी आवाज़ ने उसे आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। कई घंटे खूब अंधेरे में गुजारने के बाद उसने बामुश्किल अपनी आंखें खोली। बाहर से आपके रूम को अंधेरे में डूबा देखकर मैं डर गई थी कि आपके हाथ में ज़्यादा जलन हो रही है। वो तकियों के सहारे नीम दराज हुआ। मायदा करीब बैठ गई। नहीं, अब बेहतर है, बेहद धीमे लहजे में कहा। दिखाइए ज़रा हाथ। जैद ने हाथ आगे कर दिया। ओह, अभी भी किस कदर रेड हो रहा है। शुक्र है छाले नहीं पड़े। ये तुम्हारे टूथपेस्ट वाले टोटके का कमाल है। वो मुस्कुराया। थैंक्स गॉड, मैं आपके बर्निंग क्रीम लाती हूँ। नहीं, बर्निंग क्रीम की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया हाथ। कॉफ़ी ले आऊँ आपके लिए? खाना नहीं खाएंगे आप? वो उसकी तकलीफ़ का सोचकर वहाँ आ गई थी। अब उसके लहजे से लग रहा था वो बहुत सारे सवाल करने वाला है, जिसके जवाब काफ़ी मुश्किलों दिक्कत तलब थे, जिससे वो कतरा रही थी। फ़िलहाल मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, जो चाय और कॉफ़ी से ज़्यादा अहम है। सुकून से बैठ जाओ। उसके लहजे में संजीदगी के साथ सर्द मोरी भी दर आई थी। मायदा ने घबराए हुए अंदाज में उसकी तरफ देखा, जिसके चेहरे पर हज़रत सुर्खी थी और खौफ से उसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा था। वो फ़कत उससे ही डरा करती थी।
मम्मी कह रही थी ये सब तुम्हारी और जुनैद की वजह से हुआ है। तुमने मम्मी को सुसाइड की धमकी क्यों दी और फिर जुनैद ने तुम्हारा साथ क्यों दिया? ये 2 सवाल इतने भारी थे कि उसकी गर्दन झुकती चली गई। माँ ने ज़रा लिहाज ना किया था कि इस तरह उसकी किस कदर सबकी होगी, भाई की नज़रों में वो गिर जाएगी। माँ ऐसे मौक़ों पर बेटियों का साहिबान बन जाती है, ज़मीन पर गिरने देना दूर की बात, वो किसी की निगाहों से भी बेटी को गिरने नहीं देती है। और उसकी माँ ने भाई की निगाहों ही में गिरा दिया था। मैंने तुमसे कुछ पूछा है माहिदा? उसके लहजे की सर्द मोहरी कम ना हुई। आज महसूस हुआ भाई, हम जो बचपन से डैडी से दूर रहे, उनसे नफरत की हम गलती पर थे। मम्मा ने आज साबित कर दिया वो सिर्फ और सिर्फ खुद से मोहब्बत करती है। उन्हें बस अपनी परवाह और फिक्र है। दर हकीकत वो ना डैडी से मोहब्बत करती है ना हमसे प्यार है उन्हें। इमराना की कम ज़र्फ़ी और खुद गर्जी ने माहिदा को बदज़न कर दिया था। तुम्हें मम्मा के खिलाफ ऐसे बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। ठीक कहते हैं आप, बात तो शर्म से डूब मरने की है, मगर जो आज उन्होंने कहा है वो कोई सगी माँ नहीं कह सकती कभी भी। फिर माहिदा उसको हर बात बताती चली गई थी। तो ये थी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी। और बस यार ऐसे ही नॉवल मैं भी ख़त्म कर रही हूँ। मैं अब इतनी एपिसोड्स एक साथ रिकॉर्ड कर चुकी हूँ कि मेरा गला दर्द कर रहा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि टाइम है मेरे पास तो रिकॉर्डिंग करती रहूँ, तो इसीलिए रिकॉर्डिंग मैं नहीं छोड़ी। 1-2 और एपिसोड रिकॉर्ड करूँगी फिर बस कर दूँगी। तो यकीनन आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।